पीटीआई की सियासत की बात करेंगे, पीएमएलएन की सियासत की बात करेंगे। प्रेगमेटिक और रियलिस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। ये भी हकीकत है, अब तो आया है कि पीटीआई के मानी का एक 10 साल या वड़ाइद साहब के मुताबिक 12 साल मंसूबा था। उसके बाद ऑल्दो आप कहते हैं कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पीएमएलएन को बहुत डैमेज हुआ, पीपल्स पार्टी को डैमेज हुआ, लेकिन हकीकत ये भी है कि आज पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं और इन लोगों की एग्जाइल खत्म हो चुकी है और सियासी मंजरनामे में ये लोग वापस आ गए हैं। अगर वो सिनारियो जो वड़ाइद साहब कह भी रहे थे कि 12 साल एक मंसूबा था, शाहजेब आपसे पूछते हैं कि अगर वो कंटिन्यू करता तो भाई हम भी अंदर होता तो बाकी वेल फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट बाकी अंदर होते, वो बाहर होते, तो क्या नीचे नहीं आना नहीं, मतलब हम शाहजेब से बात कर रहे थे। हमारा एक इरादा था मगर इतना नीचे नहीं था, आप सेफ थे। हम सेफ थे, हम सब बाहर होते हैं। Having said that, please sketch a picture of that scenario, तो क्या होता? एक तो ये होता कि ट्रांसमिशन हो रही होती तो आप पहला सवाल भट्टी साहब से करते हैं। भट्टी साहब यहाँ बैठे होते हैं, भट्टी साहब बिल्कुल कोने में ना बैठे होते हैं। ये जो मैं कोने में हूँ इसका मतलब 12 साल खत्म हो गए। अब 10 साल शुरू हो गए। 10 साल मेरे ख्याल है मुल्क की ज़्यादा जो फोकस था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी और खान साहब की उसके बाद सियासत में भी, वो इस बात पर हो गया था कि गवर्नेंस से डिलीवरी से फ़र्क नहीं पड़ता। आप झूठ बोलें, उस झूठ को दोहराएं और इससे पहले कि वो झूठ एक्सपोज हो एक नया झूठ बोलें और फिर उस झूठ को फैलाएं। उन्होंने बाद में हुकूमत जाने के बाद भी यही पॉलिटिक्स की और जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी यही पॉलिटिक्स करते थे। आपको याद होगा 2018 में खान साहब गवर्नमेंट में आए तो खान साहब कहते थे ये जो 6% की ग्रोथ दिखाई है नून लीग ने, इसके अलावा जो इन्होंने महंगाई कम रखी, ये सब एक तरफ है, एक ही बीमारी है और वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बहुत ज़्यादती करके गए मुल्क के साथ, मैं ये ठीक करके जाऊँगा। और उन्होंने 3 साल ना ग्रोथ थी, कुछ नहीं हो रहा था, मगर कहते हैं मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल कर लिया है। आखिरी साल में उन्होंने हमें बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो बहुत बढ़ा दिया मैंने, ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बढ़ा दिया मैंने, मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ले गया मैंने, मगर 6% की तरक्की दिखाई है मैंने। यानी कि जिस हाल में जिस पर वो क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि मसला ये था कि आपने जो रोज़ाना के टॉक शो के हिसाब से और रोज़ाना की न्यूज़ हेडलाइन के हिसाब से वो हुकूमत चला रहे थे अपनी, कि आज मैंने हेडलाइन क्या होनी चाहिए, आज अगले दिन अखबार की हेडिंग क्या होनी चाहिए, इसी बात बुनियाद बना के उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसलिए गवर्नेंस पर कोई तवज्जो थी नहीं। और जब हुकूमत गई उन्होंने फिर ये साबित भी किया, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, अप्रैल में खान साहब की हुकूमत जाती है, उससे पहले सारे बाई इलेक्शन आ रहे थे। खान साहब 3 महीने बाद बाई इलेक्शंस होते हैं और खान साहब तकरीबन सारे बाई इलेक्शन जीत जाते हैं। उन 3 महीने में पीडीएम की बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन 3 महीनों में खान साहब ने एक झूठ बोला, उस झूठ को गढ़ा और उसके बाद उसको बार बार रिपीट किया। फिर एक झूठ से आगे निकलती थी कौम, एक और झूठ बोलते थे और वो बार बार झूठ बोलते गए, उसको रिपीट करते गए और आवाम को बताते गए कि जी अमेरिका की साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई थी। उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था और उस 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया, जिस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस ममता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जिन्होंने मेजॉरिटी फैसले उनके हक में दिए थे। उन्होंने बताया कि कोई अमरीकी साजिश का आपने ना कोई सबूत दिया, आपने गलत इल्ज़ाम लगाया, गलत अंदाज में असेंबली तोड़ी, आपने जो आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी उसको गलत किया। तो ये जो सियासत थी वो इतनी ज़्यादा झूठ पर मबनी थी और फिर खान साहब उस झूठ को खुद भी इतना बिलीव करने लगे और उनके रहनुमा के, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स तो उन्होंने की नहीं, झूठ बोला और आज तक प्रॉब्ली उनके फॉलोअर्स उस पर यकीन रखते हैं समहाउ, हम चाहे अच्छा लगे। देखिए जो आपने 10 साल या 12 साल मंसूबे की बात की, वो बाकायदा जो है एक पेपर लिखा गया था उस पर, और मेरे पे जब पाबंदी थी तो मुझे याद है मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में उस पूरे मंसूबे पे एक आर्टिकल लिखा था। उसका जो असल मकसद था उस मंसूबे का वो ये था कि पाकिस्तान में 2022 में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा के और 2/3 मेजॉरिटी देनी थी पीटीआई को, और उस वक्त जो पीटीआई की हुकूमत में उसके जो इत्तेहादी जमातें थी उनको भी पीटीआई में शामिल करना था। और इसके लिए इमरान खान साहब ने कुछ पार्टियों की लीडरशिप से बात भी की कि आप शामिल हो जाएं, काफ लीग से बात की, बीएपी से बात की, और जब उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो फिर उस असम्बली के ज़रिए उन्होंने ये जो 1973 का आपका आइन है इसको मुकम्मल तौर पे इसको ख़त्म करके और पाकिस्तान में एक सदारती तर्ज़ हुकूमत को नाफिज करना था। और प्रॉब्लम ये थी उनकी 1973 के आइन के साथ, वो थी 18वीं तरमीम, और वो असल में इमरान खान की प्रॉब्लम नहीं, वो किसी और की थी। और वो सदारती निज़ाम जो है, उस सदारती निज़ाम के बाद मुख्तलिफ मराहल में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में एक यकजमाती निज़ाम जो है वो नाफिज करना था। और इसके लिए बाकायदा मीडिया के कुछ लोग जो हैं उनको कहा गया कि आपको हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़ा होना है, और जो कुछ फैज़याब किस्म के साफ़ी थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 30 साल के लिए इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, 30 साल के लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात, तो 100 साल के होते उस वक्त, आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये मंसूबा जो है ये तश-तश-बाम कैसे हुआ। हाँ। ये तश-तश-बाम ऐसे हुआ
कि जो हैंडलर थे इमरान खान के, वो पीपल्स पार्टी को साथ मिला के नून लीग को फेंटी लगाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि ये है असल रुकावट। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से बात की कि आप सिंध में हमारे साथ गिव एंड टेक करें और 10 साल बाद आपको भी चांस मिलेगा इसमें। तो पीपल्स पार्टी ने ये पूरा जो मंसूबा था, उसको जब पता चला कि ये तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन ही जा रहा है, तो वो तो समझते हैं ना कि ये हमारा कारनामा है। तो उन्होंने ये फिर प्रॉब्लम जो थी इसको इस पर आप सोच विचार की और मंसूबा जो है ये लंदन जाके लीक किया नवाज शरीफ को, और वहाँ से दोनों ने इकट्ठे होके ये तहरीक चलाई। तो फिर अल्टीमेटली बेनज़ीर आपकी तरफ आएंगे कि अल्टीमेटली हम जितना भी कहें कि PDM को नुकसान हुआ या PMLN और शहबाज शरीफ और इसहाक डार की परफॉर्मेंस की वजह से शायद इट लॉस्ट इट्स पॉपुलैरिटी, लेकिन आज ये सियासत में वापस आ गए और इमरान खान साहब इज़ नोवेयर इन द सीन। देखिए, उसकी जो वजूहात थे मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि वो किस वजह से है, लेकिन PTI की जब आप बात करें तो उन्होंने मेरे ख्याल से जो उनकी लेगेसी है वो एक नफ़रत की सियासत थी कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ जो सियासतदान है वो अच्छे हैं, लेकिन ये जो बाकी हमारे सियासी हरीफ हैं ये चोर है, ये डाकू हैं, ये गद्दार है। और ये इतनी डैमेजिंग थी क्योंकि उनके इतने ज़्यादा नौजवान तबका जो था वो उनकी तरफ देख रहा था, जो इस बार वोट भी डालेंगे। उनमें आपने भर दिया ये कि ये जो बाकी सियासतदान हैं ये गद्दार हैं, मैं इनके साथ बैठूंगा भी नहीं, इससे बेहतर है मैं दहशतगर्दों के साथ बैठ के बातचीत कर लूँ, लेकिन मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। और ये अभी लगता है कि ये सोच अभी भी बरकरार है, या ये ज़िद अगर मैं कहूँ। अगर आप इमरान खान साहब का वो जो इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है उसको अगर पढ़ें तो वही बातें हैं कि वो अमेरिका ने साजिश की और नवाज शरीफ साहब चोर हैं और वो गद्दार हैं और वो डाकू हैं। तो लगता है मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा नुकसान PTI को हुआ है वो ये कि ये बाकी सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं थे, और जब तक ये सारी सियासी जमातें बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं करेंगी तो फिर कोई और ये रूल्स ऑफ द गेम सेट करेगा और आपको उसी के मुताबिक ही खेलना पड़ेगा। आपसे भी पूछ लेंगे क्योंकि वॉट एवर द नैरेटिव माइट हैव बीन, झूठ बोला हो या जो भी किया हो, पीपल बिलीव हिम, पीपल स्टिल लव हिम। एक बड़ा पॉपुलर उनकी फॉलोइंग है, और ख़ासतौर पे यूथ में, यंगस्टर्स में देखें तो अभी भी दे डोंट केयर। आप प्रूफ भी ला के रख देंगे और जो कि बड़े प्रूफ्स आ भी गए, दे बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव। तो पॉपुलैरिटी उनकी उधर ही है, बेशक वो उस तरह कंटेस्ट कर सकते हो या ना कर सकते हो, दैट्स नॉट द स्टोरी। प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में जो राइट विंग लीडर्स हैं और ये जो सोशल मीडिया है उसको इस्तेमाल करके जिस तरीके से वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उससे उनको बड़ी पजीराई मिलती है। सिंपलिस्टिक बातें करेंगे, सुपरफिशियल बातें करेंगे, दूसरों को गद्दार कहना या दूसरों को करप्ट कहना, ये एक फिनोमेना इस वक्त हम देख रहे हैं। तो पाकिस्तान भी इसी का शिकार था, मोदी ने भी किया, ट्रंप का इस पर मिसाल दी जाती है। तो ये मिसालें तो आपको मिलेंगी, लेकिन मेरी नज़र में जो पहला साल था तहरीक इंसाफ का, वहाँ पे उन्होंने ये दिखाना था कि हम दूसरी पार्टी से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनकी तनकीद ये थी कि ये नून लीग वाले प्रोजेक्ट बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं और उसमें वो करप्शन करते हैं, खाते हैं, तो वो इससे बेहतर, इससे सस्ते से एफिशिएंटली मंसूबे लगाते हैं, चाहे वो मेट्रो के हों, चाहे वो रोड नेटवर्क के हों, चाहे वो पावर प्लांट्स हो, उससे बेहतर करके दिखाते हैं। लेकिन पहला साल इतना बुरा गुजरा जिसके बाद हमने देखा 8-9 महीने के अंदर जो हाल किया उन्होंने मईशत का, उसके बाद वो फायर फाइटिंग करते रहे और तवज्जो उन्होंने अपनी, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर तवज्जो हटाने के लिए फिर इस चीज़ में ज़्यादा तेज़ी आई कि जो अपने मुखालफिन हैं उनको अरेस्ट करो, ताकि कम से कम ये जो बयानिया था कि हम जब आएंगे तो करप्शन को ख़त्म करेंगे, इन सारों को जेल में डालेंगे, कम से कम अपने वोटर्स को हम वो डिलीवर करके देते रहेंगे। उसके पीछे एक वजह मेरे ख्याल से ये थी क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा था 9 महीने में असद उमर, फवाद चौधरी वगैरह ये सारे रिप्लेस कर दिए थे, बल्कि बहुत जल्दी इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब क्योंकि उस वक्त अपने मनसब पे नहीं थे, उनको साइंस की वजाहत दे दी थी, तो सोहेल वड़ाई साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब हम शायद फायर फाइटिंग ही कर सकें। तो यही हमने सिलसिला देखा और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि आप परफॉर्म करके दिखाते, लेकिन क्या हुआ, उस्मान बुज़दार साहब को आपने लगाया, आप चाहते थे पंजाब को इस्लामाबाद से बैठ के चलाएं, आपने KP में जो है उस्मान बुज़दार प्लस लगा दिए और आप चाहते थे कि KP को भी आप इस्लामाबाद से बैठ के चलाएं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनके जो गवर्नेंस थी उसको जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया। और आप ये देखें कि उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस थी 2022 तक, मुझे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब जो है वो प्लेट में रख के दे दिया था नून लीग को कि इस टर्म कंप्लीट करने के बाद हमारा नामो निशान मिट जाएगा। जैसे इलेक्शन हो रहे थे, नहीं जैसे हम बाय इलेक्शंस भी थे, लेकिन जैसे हम पीपल्स पार्टी के अभी देख रहे थे कि 2013 से 18 में वो 7 सीटों पे आ गए थे पंजाब में। तो ये हाल होता PTI का कहीं ना कहीं अगर बुज़दार साहब जो है अपना टर्म मुकम्मल करते हो इस परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्योंकि 16 महीने
गुजरे उसमें शाहजेब कह रहे हैं कि जो इलेक्शन आ रहे नून लीग को आते साथ 100-120 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी थी, जिसकी कॉस्ट उनको पे करनी पड़ी। जी, बहुत कुछ हुआ। वो जो एक हर इलेक्शन में जाते एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, वो फिर अब जाहिर सी बात है पीडीएम के उसमें आ गया। वड़ाइच साहब, और इसके अलावा बेनज़ीर ने भी जिस तरह पॉइंट आउट किया, परफॉर्मेंस की बात भी एक तरह जो हमारे माशरे को नुकसान पहुंचा, नफरत और तकसीम की सियासत से, मतलब गालम गलोच का कल्चर हो, ऑनलाइन हरासमेंट हो, फिर सहाफ़ियों को जुमले कसने हों, या फिर ख़ानदानों में रिफ्ट तक बात पहुंच गई, वो भी तो है एक हकीकत। देखें, इमरान खान की सियासत के दो पहलू हैं। एक तो पहलू ये है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा उनसे इख्तलाफ इस बात पर है कि वो डेमोक्रेसी के नाम पे वज़ीर आज़म बने, लेकिन बिल्कुल वो डेमोक्रेट नहीं थे। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट के भी चंद लोगों के साथ साजिश करके वज़ीर आज़म बने। मसलन क्या ये सच नहीं है कि 3 ISI के सरबराहों ने जब वो धरने दे रहे थे उनकी सपोर्ट की? क्या ये सच नहीं है जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने ये सारा कुछ करवाया? क्या ये सच नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान मिले हुए थे? जो 12 साल की हुकूमत थी, 6 साल बाजवा साहब ने चलाने थे, 6 साल जनरल फैज़ हमीद ने चलाने थे, और साथ इमरान खान को आगे रखना था। अगर ये सब कुछ था तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ थी? ये सारा कुछ तो एक साजबाज थी। ये मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ है। लेकिन अब आप देखें उनकी बदकिस्मती कि जिस जनरल को वो जनरल नहीं रहने देना चाहते थे, ISI हटाया, वो आर्मी चीफ बन गया। जिस जस्टिस को वो जस्टिस नहीं रहने देना चाहते, वो चीफ जस्टिस बन गया। और जिस शख्स को उन्होंने जेल में रखा और उसको सजाएं देना चाहते थे, वो वज़ीर आज़म बनने वाला है। तो ये अब एक तकदीर का, आप इसको उलट फेरी कह सकते हैं कि भाई जो कुछ उन्होंने चाहा था सब कुछ उसके उलट हो गया, लेकिन जो सब कुछ चाहा था वो भी गलत था। और अब भी उनके लिए बेहतरीन तरीका, अगर इतनी पॉपुलर जमात है, इतनी सपोर्ट है, यूथ है, ओवरसीज़ हैं, खुदारा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की तरफ आए। और वज़ीर आज़म कौन बनने वाला है ये तो वैसे अभी फैसला 8 फरवरी को नहीं, खुदारा वो अपनी पार्टी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे लेके आए। बहुत खूबसूरत बात है। हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, आप डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की बात करें, मीडिया को उन्होंने कितना तंग किया, क्यों किया, किसके कहने पे किया, मीडिया के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बंद किए, कौन था उसका जिम्मेदार? ये सारा कुछ तो पूछना चाहिए ना। जी वड़ाइच साहब, बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, मतलब उनको बड़ा मौका मिला जो कि वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन यहाँ मैं एक फिक्रा और भी कहना चाहता हूँ, जो कुछ उनके साथ हो रहा है हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो उन्होंने किया वो भी गलत किया, लेकिन जो कुछ आज उनके साथ हो रहा है वो भी गलत है। क्योंकि एज ए डेमोक्रेट, ज़्यादा नहीं हो गया, एज ए डेमोक्रेट मैं ये समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ है कि चाहे कोई हम पे छुरियाँ भी चलाए, लेकिन जब उसके पे छुरी चले तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो उन्होंने छुरियाँ तो चलाई हैं हम पर, लेकिन हम उन पे एक छुरी का वार भी हमें अच्छा नहीं लगता। साफी साहब से ये पूछना है, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज उन्होंने लूज की। केपी कुड हैव बीन एन एग्जांपल, मतलब एक अगर वो मॉडल दिखाते कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, मौका उनके पास बहुत पहले से था, तो केपी के साथ वो कुछ अच्छा कर सकते थे और एक मॉडल पेश कर सकते थे कि दिस इज व्हाट आई इंटेंड टू डू विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। केपी में भी कुछ नहीं हुआ। केपी में भी उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा, क्योंकि जो जिस उस पर एहसान करता है तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको पहुंचाता है। तो केपी ने उन पे ज़्यादा एहसान किया था, तो सबसे ज़्यादा बेड़ा उन्होंने केपी का इस हद तक गर्क किया है कि जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुल्क की क़याम पाकिस्तान से लेके इनकी हुकूमत तक जितना कर्ज़ा सूबे पे चढ़ा था, वो उतना कर्ज़ा सिर्फ इनके दौर में चढ़ गया। फिर वहाँ के कल्चर को तबाह कर दिया गया, और वहाँ पे इस वक्त माशी दिवालियापन का ये आलम है कि तनख्वाहें सरकार के लोगों की अदा नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात मैं और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये एक मंसूबा नहीं था, 2 मंसूबे थे। एक मंसूबा 12 साल का था जो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने का था, और दूसरा मंसूबा फिर जनरल फैज़, जनरल बाजवा या इमरान खान और इन लोगों का था। और उस वक़्त का जो DGI SPR था, वो जो भी उनसे मिलता तो उससे कहता कि मुझसे कागज़ पे लिख के ले लो कि 10 साल के लिए इमरान खान कहीं नहीं जाएगा, और मैं यहाँ से फ़लाँ जगह पे जाऊँगा, और मैं यहाँ से फ़लाँ जगह पे जाऊँगा। तो वो जो पहला वाला मंसूबा था, अब हम उसके नताइज भुगत रहे हैं।
इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सत्यानाश किया गया, जुडिशरी का सत्यानाश किया गया, सियासत को बेवकत किया गया। ये जो हम कहते हैं कि बड़े बोने जो हर फील्ड में थे उनको बढ़ा के बड़ा बुत बना दिया गया, और जो बड़े बड़े बुत थे अपनी मेहनत से बने हुए थे उनको मार मार के बोने बना दिया गया। इसलिए कुछ लोग अब ये भी समझते हैं कि भाई अदल का तकाजा ये है कि जो इम्बैलेंस वो ले आए हैं मैदान सहाफ़त में, मैदान सियासत में, मैदान अदालत में, पहले उस बैलेंस को माजी के बैलेंस पे ले जाएं तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होगी। अच्छा जी, भट्टी साहब की तरफ जाएंगे, इनकी तबीयत पहले पूछो। छोड़े ब्रेक करें बस। इतनी बात हो गई है, इतनी बात हो गई है। देखिए एक तो पहले कोने में बिठा छोड़े भट्टी साहब, ये ना कहे कोना नहीं, मेरे से लाइन शुरू हो रही ये भी अच्छा है। ये देखिए मैं ऐसे सोच के पॉजिटिव लेता हूँ, ऐसे पॉजिटिव लेता हूँ। और बूझ निकालो और निकालो। सवाल का इंतजार ना करें, बस बोलना। आप बताइए कि वक्त हमारे पास बहुत कम है। सवाल आपको पता ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी। मैं सोच रहा हूँ आप सारे को व्यूज सुन के कि इमरान खान के बाप से पहले पाकिस्तान कितना खुशहाल था, दूध और नहरें, शहद की नहरें बह रही थी, इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरी लोग एक दूसरे को जफियाँ मार रहे थे और जमहूरियत सर पे चढ़ के बोल रही थी, और इतनी मोहब्बत थी, सहाफ़त सियासत आज़ाद थी। और क्या खूबसूरत अचानक एक शैतान और एक विलन आ गया, उसने इधर तैस उधर तैस इधर तैस करके ख़त्म कर दी। इसमें कोई शक नहीं। और वो आपका वो जो आपने कहा 100 साल, इमरान खान को महातीर मोहम्मद पसंद था, और इमरान खान की सेहत माशाल्लाह ठीक है। 100 साल वो 30 साल मनसूबा हो भी जाता तो फुल हो जाना। अच्छा, 2-3 चीज़ें थी एक खैर से जो नहीं करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से, बाकी सारी तो इनसे, ये जो आज आप जिनके जश्न में हम बैठे हैं, एक फॉर्मेलिटी रह गई 8 फरवरी को, जो चौथी मरतबा हम जिस बादशाह को कंधा देना है हमने, नहीं तो एक कौमी असम्बली ना, कौमी असम्बली से ना निकलते, सूबाई असम्बली ना तोड़ते, और फौज से ना लड़ते, और मेरे पे पाबंदी ना लगती, और फौज से ना लड़ते, और वही फौज से कह रहा हूँ ना, फौज से ना लड़ते। तो ये अगर ये 3 काम ना करते तो बिलीव मी आज भी होते। और ये जो पार्टी दूसरी है ना, इमरान खान की मकबूलियत उसकी अपनी वजह होगी, लेकिन ये जो दूसरी पार्टी है ना, जब नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब खड़े होते हैं तो इनो पी के भी हजम नहीं होते। भट्टी साहब दिल के फपोले फोड़ते रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। जज्बात कहाँ से आ रहे हैं, उभर के उमड़ के। हमें एक ब्रेक लेनी है, मुख्तसर सी वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। कैंपेनिंग फुल स्विंग में है। अभी हम मुख्तलिफ सियासतदानों के बयानात देख रहे थे, सब लोग अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यहाँ पर तज्ज़िये तबसरों का सिलसिला जारी। मेमल आप रह गई थी। एक तो PTI की तर्ज सियासत पे हम बात कर रहे थे, उनका मंसूबा, और जहाँ अपोजिशन की जमातों ने एक तहरीक चलाई और आज वो मैदान में है, और PTI इज़ नॉट इज़ इन हर्डल्स। देखिए, हमारे कॉलीग बहुत, उन्होंने एक अहम बात की थी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को लाने के लिए ना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई, सोशल इंजीनियरिंग हुई है। बेसिकली पूरे के पूरा आपका जो मुआशरा है ना, उसको एक बर्बादी की तरफ जो है वो लेकर गया गया। मतलब कि उसकी कॉस्ट जो पे हमने की है, और आप देखिए आगे भी करेंगे। जी आगे भी करेंगे। देखिए, आप प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ किस तरीके से हुआ, उसके बाद आपकी अदलिया के साथ क्या हुआ, जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया, कोलैबोरेटर्स बन गए एस्टैब्लिशमेंट के, उसके बाद आपका आज़ाद मीडिया के साथ क्या हुआ, आपकी सोसाइटी के साथ क्या हुआ। अब इस वक्त आपकी जमहूरियत के साथ एक हाइब्रिड निज़ाम जो है आप पे मुसल्लत है। फिर आपकी सियासत के अंदर जिस तरह की जो नफरत की बात, हेट स्पीच हो, फतवे देने हो, सियासतदानों को जिस तरह जेलों में डालना, जिस तरीके से टारगेट किया गया, जर्नलिस्ट को जिस तरीके से टारगेट किया गया, मतलब कोई इसकी मिसाल इस तरीके से नहीं मिलती। लेकिन कोई रूल्स ही नहीं थे उनको लाने के लिए, तो वो कॉस्ट हम आज तक पे करें, क्योंकि अब ये हाइब्रिड निज़ाम आसानी से जाने वाला तो है नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल में जो दूसरी जमातों से एक मुख्तलिफ रूप, आपने कहा दूसरी जमातों की बात करें, भट्टी साहब दूसरी जमातों की बात कर रहे थे कि जी ज़ाहिर बात है, खान साहब ने एक पूरा नैरेटिव भी बनाया कि वो इतनी बुरी थी। उनके आप जो है देख लीजिए, 88 से जो 99 तक 11 साल उनके देख लीजिए, इसमें 1.5 साल इस तरह मिला हो गया। फिर आप 2008 से 2018 तक देख ले, पीपल्स पार्टी और नून, इतना मिलायन किया उन जमातों को। लेकिन
हमारी जो इधर चीज़ें हैं, मतलब वो 18वीं तरमीम हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें, पार्लिमानी हो, जमहूरियत हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें दी, लेकिन बुरा उनको कहते हैं। और खान साहब जिन्होंने 3.5 साल में, मुझे बताइए कि क्या हम उनकी गवर्नेंस पे, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, हम उनकी पॉपुलैरिटी पे तो बात करते हैं। पॉपुलर तो देखें मोदी भी है। मैं इंडिया में रहती होती तो क्या मैं मोदी को सपोर्ट करती जिसकी डिवाइसिव पॉलिटिक्स है? मैं अमेरिका में रहती होती तो क्या मैं ट्रंप को सपोर्ट करती? मैं इस मुल्क में रहती हूँ तो क्या मैं एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करती हूँ? तो उनकी जो पॉलिटिक्स में मुदाखलत है, तो ये चीज़ें बहुत अहम है, हमें ये चीज़ें माननी चाहिए, हमें थोड़ा फेयर होकर बात ये करनी चाहिए। ये तौजीह दी जाती है कि भाई तब भी तो हुआ था, अब भी अगर कुछ हो रहा है तो क्या हुआ, ये तौजीह तो ठीक है, लेकिन ये हम इस तौजीह को नहीं सपोर्ट करते या इस आर्गुमेंट को नहीं सपोर्ट करते। देखिए अब इलेक्शन को चंद घंटे रह गए। जी बिल्कुल। और बहुत सारी शिकायत आ रही हैं गुजरात से, मंडी बावलदिन से और जगहों से कि जहां कैंडिडेट्स जो हैं उनको या उनकी फैमिलियों को अगवा किया जा रहा है और मोस्टली वो पीटीआई के हमायत याफ्ता है। तो गुजारिश ये है सबसे कि भाई इलेक्शन की जो फेयरनेस होती है वो इन वाक़यात से ही मुतल्लिक होती है। अब मेरा ख्याल है अब तो लोगों ने फ़ैसला कर लिया हुआ है, अब जो होना है वो कल हो जाएगा, तो ये चीज़ अब स्टॉप हो। लेकिन एक फ़र्क है जी, 2018 में बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ेर ताब थी, लेकिन उसको शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त थी। 2024 में जो तहरीक इंसाफ है वो उसके पास ना सिर्फ ये कि शेर का निशान नहीं है, बल्कि उसके जो उम्मीदवार हैं, मेरे पास उसके पास बैट का निशान नहीं, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है इस वक्त। बहुत से लोग जो हैं वो जो ज़ेर अताब है, ज़ेर अताब नहीं, वो गायब है, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं। तो पीटीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे मुल्क में वो 2 हफ्तों से बंद है। अब ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके वोटर्स को चाहिए पता हो रहा हो कि उनके इंतखाबी निशान क्या है, अब वो एक्सेस नहीं कर सकते। पीटीए से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते, निगरान हुकूमत से आप पूछें वो आपको जवाब नहीं देते। अब ये बुनियादी हक है, ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 हफ्तों से एक सियासी जमात की ऑफिशियल वेबसाइट इस मुल्क पे ब्लॉक्ड है। तो फिर वही वक्त आएगा जैसे सलीम साफी साहब ने कहा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको बराबर, फील्ड को बराबर नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब भी नहीं हो सकता। देखें उसके लिए हम सबका इस पे इत्तेफाक है कि उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए और वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए 11 साल काम किया गया था, मीडिया को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, जुडिशरी को 11 साल इस्तेमाल किया गया था, मुआशरे को 11 साल उसमें उलट पैर की गई। इसी तरह लोगों को गिरफ्तार करना, मुखालिफिन को रुसवा करना, धरने और लॉकडाउन और फलां 3 DGI उस अमल में बदले और वो 2-3 आर्मी चीफ उसमें बदले। अगले 11 साल नहीं करते रहना चाहते हैं। वो लोग अपनी गुनाहों की तलाफी अब उनको सिर्फ 5 महीने में करनी पड़ी। अच्छा, आप कह रहे टाइम शॉर्ट था। शाहजेब आपसे साथ ही सवाल भी जोड़ देंगे, बहुत ज्यादा सवाल भी जोड़ देंगे। PMLN की कैंपेन की 11 साल की गलतियों की तलाफी उनको करनी है सिर्फ 6 महीने में, इसलिए बात चीजें विजिबल नजर आती, वरना हम सब बैठे हुए हैं। पिछले इलेक्शन में हम लोगों पे ज्यादा पाबंदियां थी या कि अब ज्यादा पाबंदियां हैं? अभी तो DGI SPR ने वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा का ट्वीट नहीं दिया है ना, हम सब कसम उठा के कह रहे कि पिछले इलेक्शन में कसम ज्यादा दिया, इसमें ज्यादा है। साफी साहब, ये जो इस वक्त डिसमेंटलिंग हो रही है, मेरे ख्याल से सब इस बात पर भी इत्तेफाक करेंगे कि 2018 में जो इंजीनियरिंग हुई उससे बहुत ज्यादा है। जैसे उस वक्त एक लीडर को बाहर किया गया, अब पूरी जमात को ही बाहर किया गया, लेकिन ये सिलसिला फिर 2017 से क्यों? नवाज शरीफ साहब 2 दफा वजीर आजम बने, 90 की दहाई में 2011 से शुरू हुआ था। 90 की दहाई में नवाज शरीफ साहब ने 90 की दहाई में सियासत कैसे शुरू की, किस तरह मजबूत हुए, 2 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने में वो शाना बशाना थे। तो 90 की दहाई से जो एक मजबूत होकर आया, जिसकी वजह से पंजाब को उन्होंने अपना किला बनाया, उसको भी रिवर्स करें फिर चल के, या उसको ना रिवर्स करें? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की सियासत कैसे नवाज शरीफ की ना हम बात करते हैं ना उनकी तहसीन करते हैं, पहले हम उनके बारे में तबसरा कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या ये हकीकत नहीं है कि लाहौर का जलसा उनके लिए 2011-12 में ISI ने अरेंज करवाया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि पिंडी का तस्लीम करते हैं अरशद शहजाद भी? क्या ये हकीकत नहीं है कि परवेज खटक वगैरह सब होना चाहिए? लेकिन मैं कहूं कब ज्यादा हुआ था, कब कम हुआ था? होना ही नहीं चाहिए था, ना होना चाहिए। अब एक और भी डिफरेंस है, देखिए इस वक्त जिस तरह से खान साहब को सजाएं मिल रही है, आप ये देखिए कि मीडिया के अंदर कमोबेश सारे लोग जो है उस चीज को कंडेम कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब को सजाएं मिल रही थी, गलत सजाएं मिल रही थी, इस तरह सेलिब्रेशन पाबंदी थी, कवरेज पाबंदी सेलिब्रेशंस थी। मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, उससे ज़्यादा तो पहले हो चुका ना इमरान खान साहब के साथ। उन्हें जेल में डाल दिया गया,
इसके अलावा एक हफ्ते में उनके खिलाफ 3 केसेस आ गए। अब देखिए दूसरी तरफ का पॉइंट है कि जो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। और मेमल ने बड़ी अहम बात की है, उस वक्त मीडिया चैनल सेलिब्रेट कर रहे थे जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा था। वो अपनी बेटी के साथ जेल में जा रहे थे, सेलिब्रेशन हुआ करती थी, पैकेट चलते थे कि आप तो जेल में चक्की पीसेंगे। वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ साहब गए तो ऐसा लगता था जैसे कि क्या हो गया कि वहां पर उनके बाथ तक दिखाए जा रहे थे, उनके फ्रिज तक दिखाए जा रहे थे कि मुल्क का मुंतखब वजीर आजम गया। वो जो सेलिब्रेट करते थे वो आजकल नून लीग की बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये भी जो है हामिद मीर साहब ने बड़ी बात की है। हामिद मीर साहब, ये रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है, लेकिन हमें पहले सलीम साफी साहब के पास जाना है, क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा के नतीजे से मुतालिक ऐसी बात कह रहे हैं पिछले 2 दिन से जो शायद और कोई भी नहीं कह रहा। तो क्या आप कह रहे हैं एक जमात वहाँ रहेगी ही नहीं, उसकी कोई निशानी नहीं होगी? नहीं, ये मैं नहीं कहता कि उसकी निशान नहीं होगी, बल्कि इससे पहले अभी शाहजेब खानज़ादा साहब के साथ भी जब बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि एक जमात जो कि 20-22 साल से मैदान में है और जिसको 11 साल से इस्टेब्लिशमेंट ने परवान चढ़ाया, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल किया, जुडिशरी को इस्तेमाल किया, बाकी इदारों को इस्तेमाल किया और उसके लिए लोगों के बाजू मरोड़े गए, इदारों के बाजू मरोड़े गए, तो उसको तो आप बैक जुम्मश कलम ख़त्म नहीं कर सकते। जो जमातें बनने में अगर 11-12 साल उसने लिया है तो वो 11 घंटों में तो फिर ख़त्म नहीं हो सकती। तो जिस तरह हामिद मीर साहब फरमा रहे थे, तो उसके बावजूद भी PTI अपना वजूद बरकरार रखेगी और इमरान खान साहब अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, जब तक वो ज़िंदा है तो उनकी पार्टी भी ज़िंदा रहेगी। लेकिन मैंने उस बात से इख्तिलाफ किया था कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत बनेगी, मैं वो मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वहाँ पे एक तो ये 3 पार्टियों में मुकाबला है नंबर 1 के लिए, परवेज़ खटक की पार्टी की, JUI की और ANP की। इन तीनों में बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होने के लिए मुकाबला है। अच्छा, फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान मुकाबला है चौथी पोजीशन के लिए। अच्छा, उसमें एक चौथे हो जाएगा, दूसरी 5वीं हो जाएगी, और हुकूमत कौन फॉर्म करेगा? तो उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो PTI के आज़ाद आएंगे, तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उनकी अक्सरियत इमरान खान साहब से जुड़ी नहीं रहेगी। कभी आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं, फिर आप प्रो स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं, फिर आप एंटी स्टैब्लिशमेंट बन जाते हैं। और ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं करते, ये पीपल्स पार्टी भी करती है और ये इमरान खान भी करते रहे हैं। अभी साफी साहब बार बार कह रहे हैं कि 11 साल तक इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को की परवरिश की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2011 में जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा था, तो वो उस वक्त जनरल पाशा साहब थे। लेकिन 2002 में जब वो पहली दफ़ा अपनी पार्टी के एक MNA बने, तो 2002 से लेके और 2010-11 तक वो जो 8-9 साल हैं, तो उसमें वो भी ज़माना है जो आप अपने सीनियर से पूछे, हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, कि क्या परवेज़ मुशर्रफ की जो हुकूमत थी उसने एक ब्लैक लिस्ट नहीं दी थी 5 आदमियों की कि ये 5 MNAs जो हैं ये कैपिटल टॉक में नहीं आने चाहिए। सबसे ऊपर इमरान खान का नाम था, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत करते रहे। फाटा कमाल है कि उनका रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज़्यादा दुनिया में आए कैपिटल टॉक में। हाँ, और क्योंकि वो बावजूद इसके उसकी वजह थी ना, उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब पाकिस्तान में नहीं थी, और हमें मुशर्रफ साहब का प्रेशर था इसको नहीं बुलाना। तो जब वो कोई काम कहने के आपने नहीं करना, तो फिर तो हम बार बार करते हैं ना फिर वो काम, ठीक है ना। सही है। सर वापस आएंगे दोबारा, बात मुकम्मल कर लो प्लीज कर, एक मिनट जरा बात मुकम्मल जी कर लें। तो इमरान खान साहब ने भी फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया जब उनको पता चल गया कि यार अगर मैंने फिर, क्योंकि 2008 में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो 2002 से लेके तो 2013 तक जो उनकी पॉलिटिक्स है 12 साल तक, वो कौमी असम्बली में सिर्फ एक दफ़ा MNA बने और दूसरा उनके पास ना MNA था ना MPA। तो उसके बाद फिर उन्होंने नवाज शरीफ वाला काम किया, फिर वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट बन गए, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप देखें कि वो आ गए। तो जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है उस पर जो मैं ये तनकीद कर रहा हूँ कि कभी नवाज शरीफ साहब प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट। यही काम इमरान खान ने भी किया है, यही काम मुस्लिम लीग नून ने भी किया है, यही काम पीपल्स पार्टी ने भी किया।
तो हमारी तो तमाम बड़ी पार्टीज़ हैं पावर पॉलिटिक्स करती हैं, नज़रिए की सियासत नहीं करती। तो जो नून लीग ने किया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा पावर में आ रही है, यही काम इमरान खान भी कर चुके हैं, यही काम पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है। मेरे ख्याल से प्रो इस्टेब्लिशमेंट होना और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी प्रोजेक्ट में शामिल होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है ना कि एस्टेब्लिशमेंट कभी प्रो नवाज शरीफ बन जाती है, कभी फ़ायदा जिनसे नुकसान उठाते हैं उनसे फ़ायदा भी लेते हैं।